हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक करवा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रधानमंत्री। स्टूडेंट्स, काफी समय से मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर आप कोई जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक करवाओ, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रधानमंत्री का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो देश की सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ओके, और सारी शक्तियां होने के कारण राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? संवैधानिक मुखिया कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में राष्ट्रपति की उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है। जब राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री देश का क्या बन जाता है? वास्तविक मुखिया बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत 75 आर्टिकल के अंदर की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिला, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है उसके लिए यह जरूरी है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य हो। ये उसकी शर्त अवश्य रखी गई है, अनिवार्य रखी गई है। ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? 6 मास के अंदर अंदर संसद की सदस्यता को ग्रहण करना उसके लिए क्या होगा? जरूरी होगा। अगर वो 6 मास के अंदर संसद की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है तो वो आने वाले समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहेगा। अगर 6 मास के अंदर अगर वो अपनी सदस्यता को ग्रहण नहीं करता तो उसे 6 मास के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान में ऐसा क्या हुआ था कि 21 जून 1991 को 1991 में कांग्रेसी नेता कौन? श्री पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे तो उस समय वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो उन्हें 6 मास के अंदर संसद की सदस्यता को ग्रहण करना था। तो उन्होंने इस शर्त को पूरा कर लिया था और इसके बाद वो अपने पद पर रहे थे। अब क्या करें? इसका कार्यकाल। वैसे तो क्या कि राष्ट्रपति की इच्छा तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत रहता है। जब लोकसभा में उसका बहुमत खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति क्या करता है? 5 वर्ष तक के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका करें वेतन। इसका वेतन कितना है? प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है तो उसे बेसिक पे दी जाती है कितनी? 2 लाख रुपए। इसके अलावा उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, निर्वाचन क्षेत्र का विकास करने के लिए उसे कुछ भत्ता भी दिया जाता है, और इसके अलावा उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है और टेलीफोन सुविधा, मोबाइल सुविधा और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए कुछ उन्हें अलाउंस मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं, इसे देखकर एक विद्वान हुए हैं, मिस्टर ग्रिव्स हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां एक तानाशाह जैसी लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो क्या बन सकता है? एक तानाशाह बन सकता है। प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, कैसे कैसे उसे कार्य करने पड़ते हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला काम उसे कौन सा करना पड़ता है? मंत्री परिषद का निर्माण करना। जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, चुनावों के बाद
सबसे पहला काम राष्ट्रपति का कौन सा होता है कि वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। और जब प्रधानमंत्री जब बन जाता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करता है कि कुछ मंत्रियों की सूची बनाकर राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति क्या करता है, उन मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला कौन सा है, विभागों का बंटवारा। ओके, ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कि भाई किस मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाना है, किस मंत्री को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलवानी है, या किस मंत्री को उप मंत्री का दर्जा देना है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट कौन सा है इसका, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में एक कड़ी का काम करता है। वो कैसे कि अगर मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री के विषय में राष्ट्रपति को अगर कोई जानकारी लेनी है, तो इसके विषय में वो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा, प्रधानमंत्री को कहेगा, और मंत्रियों के द्वारा किए गए कार्यों की सूची भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति किसी भी विषय में प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी सलाह को वो इग्नोर नहीं कर सकता, उसकी सलाह वो मानता है। अगला पॉइंट कौन सा है, दल का नेता। भारत का प्रधानमंत्री अपने दल का नेता भी होता है। आम चुनावों के समय किस व्यक्ति को टिकट देनी है, ओके, तो इसके विषय में भी इन सारी बातों का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सदन का नेता। भारत का प्रधानमंत्री सदन का नेता भी होता है और सदन के नेता के रूप में वह क्या करता है, सदन की कार्यवाही को निश्चित करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, राष्ट्र का नेता। भारत का प्रधानमंत्री केवल अपने दल का नेता ही नहीं होता, केवल वो सदन का ही नेता नहीं होता, बल्कि वो पूरे राष्ट्र का नेता भी होता है। क्यों ऐसा किसलिए कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्र के विषय में कोई भी प्रॉब्लम आती है देश में, या किसी भी बात के ऊपर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो सारा राष्ट्र उस विषय में किसकी तरफ अपने नजरें गड़ाए बैठता है, देश के प्रधानमंत्री की तरफ, कि अब देश का प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सा है, लोकसभा को भंग करवाने का अधिकार। भारतीय प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वो लोकसभा को निश्चित समय से पहले भी भंग करवा सकता है। इसके विषय में उसे मंत्रिमंडल से कोई सलाह या पूछने की जरूरत नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, प्रधानमंत्री तथा विदेश नीति। हालांकि प्रधानमंत्री का विदेश नीति के साथ, विदेश मंत्रालय के साथ सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी देश के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती है उसके विषय में प्रधानमंत्री इसका पूरा नियंत्रण होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा संकटकालीन शक्तियां। वैसे तो राष्ट्रपति को देश में संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। जैसे धारा 352 के अंतर्गत अगर देश में कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण या कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने वाला होता है, तो धारा 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। उसी प्रकार धारा 356 के अंतर्गत कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर पता चले कि उसके देश के किसी भी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, या उसकी संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है, तो धारा 356 के अंतर्गत वहां राष्ट्रपति शासन या संकट काल की घोषणा की जा सकती है। ओके, तीसरा कौन सा, कि धारा 360 के अंतर्गत अगर देश की वित्तीय साख खतरे में है या देश में कोई वित्तीय खतरा उत्पन्न होने वाला है, तो उस स्थिति का सामना करने के लिए भी देश में राष्ट्रपति शासन तथा संकट काल की घोषणा की जा सकती है। कहने को तो राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसके विषय में मंत्रिमंडल और उसका नेता प्रधानमंत्री अगर उसे लिखित रूप में सिफारिश करे, तब जाकर राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा करता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, राष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति है कि कहने को तो संवैधानिक मुखिया है, लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोग करता कौन है, प्रधानमंत्री करता है। तो इसके विषय में किसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की स्थिति अन्य मंत्रियों में ठीक वैसी ही है जैसे कि सितारों में चंद्रमा।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।